डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इफ एल्स स्टेटमेंट सी में। इफ एल्स स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। इसमें हम मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। इस स्टेटमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। इससे आपका थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में हम फ्लो चार्ट से समझेंगे और इसके सिंटैक्स से समझेंगे। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट की डिफिनेशन है, इन एल्स इफ अ प्रोग्रामर कैन मेक डिसीजन अमंग मल्टीपल कंडीशंस। मतलब कि इसमें एल्स इफ के थ्रू हम बहुत सारी कंडीशंस दे सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें कौन सी स्टेटमेंट किस कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करानी है। In C, if statement are executed from top down approach। if statement जो C में होती है वो टॉप से डाउन की तरफ यानी ऊपर से नीचे की ओर एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले if की कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू नहीं होती है तो else if की कंडीशन ट्रू होगी, चेक होगी। अगर ये ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नेक्स्ट else if पे ट्रांसफर हो जाएगी। और ये कंडीशन चेक होगी तो अगर ट्रू होती है तो else if की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो फॉल्स होती है तो नेक्स्ट एल्स इफ पे स्टेटमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ कंडीशन चेक होगा। इस तरह जितने भी हम कंडीशन देना चाहते हैं तो पहली कंडीशन आपको इफ में देनी है और बाकी की सारी कंडीशन एल्स इफ में देनी है। और अगर ये दी गई कोई भी कंडीशन अगर इसमें ट्रू नहीं होती है, कोई भी कंडीशन अगर इसमें एग्जीक्यूट नहीं होती है, ट्रू नहीं होता, तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लास्ट में एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इस बॉडी में कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। पहले लास्ट को छोड़कर सारी कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, मतलब किसी कंडीशन से डिराइव होंगी। और जो सबसे लास्ट में स्टेटमेंट होगी वो आपकी, अगर इन कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो लास्ट वाली एग्जीक्यूट होगी, यानी एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। सी, इन सी इफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच। जैसे मैंने बताया कि ऊपर से नीचे की ओर एग्जीक्यूट होती। एज सून एज वन ऑफ द इफ इज ट्रू, the statement associated with if is executed and the rest of the C else if is bypassed। जैसे ही इसको कोई भी if स्टेटमेंट ट्रू मिलेगी, कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू मिलती, पहली स्टेटमेंट जो भी कोई ट्रू मिलेगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी सारी स्टेटमेंट बाईपास हो जाएंगी। मतलब कि एल्स वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो भी पहले उसको ट्रू मिलेगा। इफ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू then the final else statement will be executed। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फाइनली else वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी और इसका सिंटैक्स भी समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या किया, पहले हमने इफ की कंडीशन दी, फिर स्टेटमेंट लिखी, फिर else की कंडीशन दी, स्टेटमेंट लिखी, फिर else if की कंडीशन दी, फिर स्टेटमेंट लिखी, फिर else if की कंडीशन दी, स्टेटमेंट लिखी। इसी तरह से हम इसमें कंडीशन देते जाएंगे जितनी भी कंडीशन होंगी, और लास्ट में जो हमारी एल्स वाली होगी इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी जाएगी, ये ऑटो एग्जीक्यूट होगी। अगर ऊपर दी गई कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है तो एल्स की एग्जीक्यूट होगी। और इनमें जो कंडीशन मैंने दी है इनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगी अगर ट्रू मिलता है तो। इनमें से क्या, सारी में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब इसको हम समझेंगे फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट से समझेंगे कि फ्लो चार्ट में ये स्टेटमेंट कैसे वर्क करेंगी। फ्लो चार्ट से समझना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। देखिए हमने अपना फ्लो चार्ट ओपन कर लिया है। अब फ्लो चार्ट में हम देखेंगे, देखिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद में जो भी स्टेटमेंट होंगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह जो भी अदर स्टेटमेंट्स होगी वो इफ कंडीशन के पहले आ जाएंगी। अब हमारी पहली कंडीशन इफ में जाएगी, है ना। इफ में कोई कंडीशन देंगे, अगर ये फॉल्स होती है तो डाउनवर्ड जाएगी यानी एल्स इफ को ट्रांसफर होगी। अगर ये ट्रू होती है तो इफ के साथ में जो कंडीशन, जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड होगी वो एग्जीक्यूट होगी। सपोज दैट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 मैंने इफ के साथ में एसोसिएट की है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स होती है तो एल्स इफ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर इफ वाली पहली कंडीशन जो होती है वो इफ की होती है, अगर इफ वाली फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एल्स इफ को ट्रांसफर हो जाएगी। प्रोग्राम का कंट्रोल किसको ट्रांसफर कर देगा,
एल्स इफ को ट्रांसफर कर देगा और इसको चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होती है तो इसके साथ में जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, मतलब कि यहाँ पर स्टेटमेंट को एसोसिएटेड है, तो ये एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज फॉल्स होता है तो नेक्स्ट एल्स इफ को ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, ये एग्जीक्यूट ना होकर एल्स इफ को ट्रांसफर हो जाएगी। और एल्स इफ कंडीशन यहां पर अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये एल्स बॉडी में चली जाएगी, एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब ना इफ की कंडीशन ट्रू है, ना एल्स इफ की कंडीशन ट्रू, ना दूसरे इफ एल्स की कंडीशन ट्रू है, मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली जो स्टेटमेंट एल्स की बॉडी को एसोसिएट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, है ना। और फाइनली आकर एल्स भी यहीं टर्मिनेट होगा और बाकी सारे स्टेटमेंट भी यहीं पर आकर टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी पूरे इफ एल्स कंडीशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब इफ एल्स के बाद की जो बॉडी होगी उसमें जो भी स्टेटमेंट होंगी, जो भी अदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे और प्रोग्राम आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम यहीं पर आपका स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम प्रोग्राम को करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं जो इफ एल्स कंप्लीट स्टेटमेंट को आपको शो करेगी, कैसे ये वर्क करता है। देखिए मैंने अपना टर्बो सी ओपन कर लिया है। अब हम इसमें नई फाइल ओपन करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक न्यू प्रोग्राम की विंडो ओपन होकर आ गई। अब हम यहाँ पर शो करेंगे कैसे हमारी एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो हम यहाँ पर कोई मल्टीपल कंडीशन के लिए प्रोग्राम लेंगे। अभी हम यहाँ पर कोई 3 नंबर का इनपुट लेंगे, किसी 3 नंबर का इनपुट लेंगे और उन्हें चेक करेंगे कि उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कमेंट कर देते हैं ताकि आपको प्रोग्राम का टाइटल समझ में आ जाए कि प्रोग्राम का टाइटल क्या होता है। कमेंट कर लेंगे, राइट अ प्रोग्राम तो एंटर एंड 3 नंबर एंड फाइंड द लार्जेस्ट। ठीक है। अब प्रोग्राम करने से पहले जैसा कि हम जानते हैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, देन clr स्क्रीन क्लियर करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए अब हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल हमारे पास में 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर्स के लिए वेरिएबल int n1, n2, n3 ये कोई नंबर ले लेंगे और यूजर से इनका इनपुट ले लेंगे। printf enter any 3 numbers \n, स्कैन कर लेंगे उसको स्कैन एफ स्टेटमेंट से। %d 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर्स के लिए 3 बार हमने फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर दिया। इंटीजर में है इसलिए %d, कॉमा लगाएंगे, एड्रेस ऑफ n1, एड्रेस ऑफ n2, एड्रेस ऑफ n3, सेमीकोमा। अब यहीं से हमारी इफ की बॉडी शुरू हो जाएगी। इफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे इफ, अब यहां पर हम लेंगे कंडीशन इफ a इज ग्रेटर देन b, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर जब हमें मल्टीपल कंडीशन एक ही जगह पर लिखनी होती है और दोनों ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो। एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर जनरली हम यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन है कि जब दी गई सारी कंडीशन उसमें ट्रू होंगी तभी स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई उनमें से फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना। तो इसमें जैसे मैंने दिया इफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, मतलब कि a b से बड़ा होगा और a c से बड़ा होता है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी।
हमने यहाँ किया प्रिंट एफ। अब इसमें क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, इसमें स्टेटमेंट आ जाएगी कि ए इज ग्रेटर, है ना, ए जो है सबसे बड़ा है, ए इज लार्जेस्ट। तो ए की वैल्यू अगर प्रिंट करनी तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा, ए इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या लार्जर देन पर्सन डी एंड पर्सन डी, मतलब ए बी और सी से बड़ा है। तो सबसे पहले ए कॉमा बी कॉमा सी, बी कॉमा सी। अब ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू यहां पर प्रिंट होगी, पहले का फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास में। इस बी की वैल्यू यहां पर प्रिंट होगी और इस सी की वैल्यू यहां पर प्रिंट होगी। जिस सीक्वेंस में हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पर वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। ये तो आपकी हो गई इफ स्टेटमेंट। अगर अब हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है, ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन चेक करनी तो दूसरी कंडीशन जाएगी इफ में नहीं जाएगी बल्कि एल्स इफ में जाएगी। लिखेंगे एल्स और इफ, एल्स इफ और इफ के साथ में कंडीशन देंगे। इफ v इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, अब b a से बड़ा हो और b c से बड़ा हो, तब हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। आपको सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए, अगर आपको टाइपिंग बहुत अच्छी स्किल नहीं है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, एडिट में जाइए और कॉपी, और उसके बाद में एंटर प्रेस करके जहां आपको पेस्ट करना है वहां पर आ जाइए और एडिट में जाइए पेस्ट, आपकी पूरी लाइन लिख जाएगी। ठीक, printf d इज लार्जर देन d एंड d परसेंट d। अब हमें इस d की जगह पे b की वैल्यू प्रिंट करनी है और यहाँ पर a की वैल्यू और यहाँ पर c की वैल्यू, तो हम इसी ऑर्डर में इनको हम लिख देंगे। b इज ग्रेटर देन a एंड c, है ना, तो b की वैल्यू पहले आ जाएगी और a और c की बाद में। इसी तरह से अब c चेक करना है, तो हम जानते हैं कि इफ एल्स में अगर पहली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, ट्रू नहीं होती, तो एल्सिफ पे ट्रांसफर होगा, और एल्सिफ की ट्रू नहीं होगी तो नेक्स्ट एल्सिफ पे। लेकिन यहाँ नेक्स्ट एल्सिफ का काम नहीं है, यहाँ हमारा काम केवल एक एल्सिफ से ही चल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन मतलब ना ए बड़ा होता है ना बी बड़ा होता है तो सी बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इसको हम एल्स में ट्रांसफर करते हैं, केवल एल्स, इफ नहीं लगाएंगे इसमें, ना यहाँ कोई कंडीशन दी जाएगी। ठीक, ये नॉन कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन ये प्रीवियस कंडीशन से डेराइव होगी, है ना। तो इसमें हम लिख देंगे printf, टाइप कर लीजिए या पेस्ट कर दीजिए जैसा आपकी इच्छा, है ना, परसेंट d इज लार्जर देन परसेंट d एंड परसेंट d, कॉमा c कॉमा b a कॉमा b, मतलब c जो है a और b से बड़ा है ना। हो गया, आपकी ये स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो गई। अब इसके बाद में कोई स्टेटमेंट आपको राइट करनी है अगर, तो आप राइट कर सकते हो सिंपली, जैसे कि हमने लिख दिया printf एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम। बैकस्लैश एन कर दिया ताकि न्यू लाइन से ये स्टेटमेंट है, और गेट ch कर दिया, गेट ch से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक बार हम कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल के लिए कंपाइल Alt F9, अभी 3 एरर्स हैं, देखते हैं कहाँ एरर रहेगी। एरर हमारी क्या है, अच्छा देखिए मैंने वेरिएबल क्या लिया n1 n2 n3 और मैं कंपैरिजन किससे किया abc से, है ना, तो तुरंत प्रोग्राम ने एरर दे दिया। अब हम यहाँ पर n1 कर लेंगे, n1 इज ग्रेटर देन n2 और n1 इज ग्रेटर देन n3, है ना। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको वेरिएबल लिखने होंगे, n1 n2 और n3। फिर यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे, b की जगह पे आ जाएगा n2 और a की जगह पे n1, b की जगह पे n2 और c की जगह पे n3। यहाँ पर हम चेंज कर देंगे n2
N1 और N3। इसी तरीके से यहां भी चेंज करेंगे N3, N1 और N2। अब देखते हैं, कंपाइल किया, 0 एरर। देखिए सारा एरर आपका चला गया है ना। तो और जब भी आप कोई ऐसा वेरिएबल यूज करते हो जो आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो एरर आएगी अनडिफाइंड सिंबल। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर मान लीजिए बी को लिख दिया है ना, तो बी को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम कंपाइल करेंगे तो हमारे पास देखो 1 एरर आ गई है ना। एरर आ गई, प्रेस करेंगे तो हमारे पास में देखिए एरर आ गई अनडिफाइंड सिंबल बी, यानी बी को हमने डिफाइन ही नहीं किया है। तो यूज कैसे कर रहे हैं है ना, तो हमें जो मैंने डिफाइन किया है उसी को लिखना पड़ेगा। बी को हमने N2 से डिफाइन किया है, ठीक है। अब 0 एरर है ना। तो इस तरह से आप एरर्स को भी पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोग्राम में जब भी आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो बहुत सारी एरर्स आ सकती हैं। उन एरर्स को दूर करने के लिए आपको एरर्स को पहचानना होगा कि आपने गलती क्या किया है ना। तो अनडिफाइंड सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने कोई ऐसा वेरिएबल यूज किया है जिसको आपने डिफाइन ही नहीं किया है ना। अब इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल कर लेते हैं एक बार फिर से, और एग्जीक्यूट कराने के लिए हम रन पे जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे। देखिए अब आपके पास में पहली स्टेटमेंट लिखकर आ गई, एंटर एनी 3 नंबर्स। अब हम इसमें 45, 43, 45 और 22, उसमें कौन सा बड़ा है? बी वाला बड़ा है, यानी N2 वाला। तो अभी आपका N2 का वैल्यू लिखकर आ जाएगी। एंटर करेंगे वैसे ही कंपेयर करके लिख देगा। सॉरी 45, 43 एंड 22। देखिए इनमें कौन सा बड़ा था? 45 बड़ा है तो लिखकर आ गया ना, 45 इज लार्जर देन 43 एंड 22। अभी दूसरा हम एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरी वैल्यू देते हैं 33, 55, 11। अब जो 55 आपकी बड़ी है तो 55 आएगी। 55 इज लार्जर देन 33 एंड 11। एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम मैंने दिया था, लिखा था, तो एंड ऑफ प्रोग्राम आ रहा है ना। अगर नहीं दिया होता स्टेटमेंट तो ये नहीं आता है ना। तो इस तरह से हम इसका आउटपुट लेते हैं। आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरी वीडियो आप देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम की वीडियो डाली जाए तो आप बगैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखेंगे, तभी आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्रोग्राम का। प्रोग्राम में अगर हम स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस हो जाए, तो आप पूरी स्टेटमेंट अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम से रिलेटेड कोई वीडियो देखें तो बगैर स्किप किए हुए इसको देखें। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती, 10 से 15 मिनट की होंगी। 10 से 15 मिनट आपको समय देना है समझने के लिए। जब भी वीडियो आप देख लें उसके बाद में अगर आपके पास में सिस्टम है, पीसी है, तो उस पर एक बार इसका प्रैक्टिकल जरूर कर लें ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। आज की वीडियो यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं नए प्रोग्राम में।